बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें बात करनी है आज इको 403 402 के लेसन नंबर 34 से ऑनवर्ड प्राइसिंग विद मार्केट पावर। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी मोनोपोली पावर की डिस्कशन की थी। इसके बारे में मैंने ये बताया था कि इसके अंदर जो बायर है वो एक होता है या फ्यू, यानी कि गिनती के 2 3 4 बायर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो सेलर्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। फिर मैंने मिसाल इसमें दी थी कि जो सोलर से बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, बहुत से लोगों ने लगाए हुए हैं। अब इन सोलर पैनल से जो बिजली बनाई जा रही है वो प्राइवेटली सेल नहीं कर सकते, ठीक है, इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। वो सारी की सारी बिजली उन्होंने वापटा को सेल करनी है, तो वापटा सोल बायर है और कोई बायर नहीं है। तो वापटा का क्या तरीकाकार है कि वापटा आगे यूनिट जो भेज रहा है वो 50 60 रुपये या 70 रुपये का यूनिट भेज रहा है, लेकिन वो जस्ट 9 to 10 रुपीज़ का यूनिट बाय करता है इन सोलर पैनल मालिकान से, ठीक है। दिस कॉल्ड मोनोपोली पावर। अब इसमें हमारे पास आता क्या है जी, वो कहते हैं द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड्स ऑन 3 सिमिलर फैक्टर्स। जो डिग्री है इसकी, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि किस हद तक ये पावर इम्प्लीमेंटेड होती है, उसके 3 सिमिलर फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, द लेस इलास्टिक द मार्केट सप्लाई द ग्रेटर द मोनोपोली पावर। मार्केट सप्लाई जितनी लेस इलास्टिक होगी उतनी इनकी पावर ग्रेटर होगी। नंबर ऑफ बायर्स, द फ्यू नंबर ऑफ बायर्स द लेस इलास्टिक द सप्लाई एंड ग्रेटर द मोनोपोली पावर। ज़ाहिर सी बात है, जब बायर्स कम है ऑब्वियसली सप्लाई और डिमांड दोनों ही कम। डिमांड तो खैर है ही है, अपनी जगह पे है, लेकिन जो मार्केट सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होती है। तो यही वजह है कि इनकी जो पावर है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इंटरेक्शन अमंग बायर्स, द लेस द बायर्स compete द ग्रेटर द मोनोपोली पावर। अब पावर तो बायर्स ही थोड़े हैं, ये एक ही बायर है तो उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। अब यहाँ पे ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहा है, वाई एक्सिस पे प्राइस ले रहा है, ठीक है। तो वो बता रहा है हमें कि ये जो कर्व्स दिए हैं, ये मार्केट वैल्यू है, ये एवरेज एक्सपेंडिचर है, मार्केट एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, सॉरी मार्जिनल वैल्यू है ये। अब जो मार्जिनल वैल्यू है उससे प्राइस चेंज होती है, ठीक है। यहाँ से प्राइस जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे आ गई, तो ये जो डिफरेंस है ये मार्जिनल वैल्यू माइनस प्राइस है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम सोशल कास्ट ऑफ मोनोपोली पावर। Bilateral monopoly. Bilateral monopoly is a rare, however, markets with a small number of sellers with monopoly power selling to a market of few buyers. अब देखें ये bilateral monopoly क्या है, दोनों एक तो monopoly selling की हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे bilateral monopoly है कि sellers भी कम है और buyers भी कम है, sellers भी few है, ठीक है। जो मिसाल मैंने आपको दी थी उसमें तो sellers जो है वो तो नंबर ऑफ sellers है, ठीक है, मल्टीपल की क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बायलेटरल मोनोपोली की, इसमें सेलर्स भी स्मॉल क्वांटिटी में है और बायर्स भी फ्यू हैं, या कि कोई एक बायर ही हो सकता है, ठीक है। इसको बायलेटरल मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग विद मार्केट पावर। प्राइसिंग विदाउट मार्केट पावर परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। जी, प्राइसिंग जो है मार्केट पावर का परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तब भी मार्केट सप्लाई और डिमांड से ही डिसाइड होती है। The individual producer must be able to forecast the market and then concentrate on managing production to maximize profits. जी, वो मार्केट को फोरकास्ट करते हैं और फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। लेकिन जब ये वो सूरत हाल है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे मोनोपोली या मोनोसोपी सोनी की हम बात नहीं कर रहे, मोनोपोली की, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे ये ग्राफ पे है, ये ग्राफ से पहले कई दफ़ा डिस्कस हुआ है, ये डिमांड कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व, ठीक है। क्वांटिटी है, प्राइस देखें फ्लक्चुएट कर रही है।
ये वो है जो कॉस्ट प्राइस उसने कहा, जो प्राइस वो जहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो जाए, ठीक है। ये वो स्टेज होती है जिसको आप कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको पीसी कहते हैं। अच्छा, ये प्राइस जो है वो P1 पे गई और फिर यहाँ P2 पे आ जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑब्वियसली डिमांड जो हमारी है वो फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। अब P1 पे चले जाए डिमांड कम होगी, P2 पे आ जाए डिमांड इंक्रीज कर गई, रेवेन्यू आपका उसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो कास्ट है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइस इज रेज्ड अबव द पी स्टार द फर्म विल लूज द सेल्स एंड रिड्यूस प्रॉफिट। प्राइस इससे ऊपर चली जाए तो सेल्स रिड्यूस हो जाएंगी, प्रॉफिट सेल्स लूज करेगा, रिड्यूस होगी, प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन उसने यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ कैन द फर्म कैप्चर द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ ए एंड सेल प्रॉफिटेबिलिटी इन बी। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, उस पर बात करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सिमिलर गुड्स। जी, हम सिमिलर गुड की डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर से चार्ज करते हैं, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम की एक प्राइस हमने फिक्स नहीं रखी हुई, हम कंज्यूमर के लिहाज से उसकी वर्थ के लिहाज से हम प्राइस को फ्लक्चुएट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो हम बार्गेन करके चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से, इस तरह से आप कह लें यहाँ पे वो है, आप कपड़ा लेने चले जाएँ, ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है शॉपकीपर ने एक रेट बताना है और फिर उसने रेट भी उस हिसाब से बताना है कि बंदा किस तरह का है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, या वो बाइक पे आया है, पैदल आया है, गाड़ी पे आया है, उस हिसाब से उसने देख के प्राइस बतानी है और फिर बार्गेन भी होना है। तो लेकिन प्राइस सारे तकरीबन उसने डिफरेंट ही चार्ज करनी है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? The first degree price discrimination change charge a separate price to each customer, the maximum or reservation price they are willing to pay, ठीक है। ये हर कस्टमर को डिफरेंट प्राइस चार्ज होती है, और जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो एक रिजर्वेशन या एक मिनिमम प्राइस एग्री है पे करने के लिए, ठीक है जी। विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आउटपुट ऑफ क्यू एंड प्राइस पी वेरिएबल प्रॉफिट इज द एरिया बिटवीन एमसी एंड एमआर। जीएमसी और एमआर में जो डिफरेंस है वेरिएट कर रहा है, वो प्रॉफिट जो है वो पोर्शन हमारा प्रॉफिट का है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है, ये जितना पोर्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आई, अब आ जाए विद परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें उसने मुख्तलिफ चीजें बताई। एक तो उसने कहा कंज्यूमर सरप्लस व्हेन अ सिंगल प्राइस पी इज चार्ज। ये जी अगर ये प्राइस चार्ज की जाए तो ये वो सरप्लस है, वो प्रॉफिट है जो अर्न किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन क्लासिक डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। और जो प्राइस वेरिएट करेगी उस हिसाब से वेरिएबल प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा, यानी कि प्राइस अगर हम मुख्तलिफ लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस या कम प्राइस लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है वो वेरी कर जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड डिग्री पे, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड और इन ब्लॉक्स। जी, इसके अंदर क्या है कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है उस हिसाब से हम प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें अक्सर औकात पूछा जाता है, आपको चीज़ परचेज करने गए हैं तो वो कहते हैं कि आपको पीसेस कितने चाहिए, 1-2 पीस चाहिए या ज़्यादा चाहिए। आप जब किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके आप फ़र्ज़ करें टॉयज़ लेने चले जाते हैं किसी होलसेल की शॉप पे, तो वहाँ पे 1-2 पीस आप लेंगे तो उसे पता है कि ये होलसेल का कस्टमर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको बल्क में चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड कि आप क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेट होगी। क्वांटिटी कम होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो पी हर किस्म की प्राइस जो है वो इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है। विद सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन देयर आर 3 प्राइसेस, P1, P2 एंड P3। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज, ठीक है जी। ये P0 थी, हमने प्राइस इंक्रीज की, हमारी अल्टीमेटली डिमांड कम हो गई। वो वही बात कर रहा हूँ, मुझे कम डिमांड करेगा तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे वो डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये रिवर्स एक्शन है। फिर हमारे पास आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिवाइड द मार्केट इनटू टू ग्रुप्स. Each group has own demand function. It is most common type of price discrimination. For example, airlines, vegetable discounts to students and senior citizens. यानी कि प्राइस इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है मार्केट दो हिस्सों में कैटेगराइज हो जाती है. दो नहीं, खैर कई हिस्सों में कैटेगराइज हो सकती है, लेकिन नॉर्मली दो ग्रुप्स में कैटेगराइज होती है. आप इसमें ये देख लें कि जो है जिस तरह वो ऑब्वियसली स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं या सीनियर सिटीजन डिस्काउंट्स हैं, तो इस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं. आप रेलवे में चले जाएँ, रेलवे में जिसकी 60 ईयर्स प्लस है, उसकी मेरे ख़्याल शायद हाफ टिकट है या टिकट है ही नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरा ख़्याल है फ्री टिकट है. 60 ईयर प्लस जो है रेलवे में फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र करते हैं, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड, अब जी 2 ग्रुप्स बन गए. एक उन्होंने कहा जी 5 ईयर या 6 ईयर बिलो हाफ टिकट लगेगी. एक उन्होंने कह दिया जी 60 ईयर प्लस 0 टिकट है, 3 से 7 छोटे के भी 0 टिकट है, तो 3 उन्होंने ग्रुप बना दिए, ठीक है? एक हाफ टिकटिंग है, 0 है, नो टिकट और उसके अलावा फुल टिकट है. तो ये इस लिहाज से थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है. अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम 2 ग्रुप बनाते हैं तो 2 रेवेन्यूज़ आ गए, मार्जिनल रेवेन्यू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 2, ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट 1, मार्जिनल कॉस्ट 2. उसी के लिहाज से फिर हम जब उनकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, सेट द इंक्रीमेंटल, अब ये जो इंक्रीमेंट बेसिकली हमारे पास है प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन क्वांटिटी, अल्टीमेटली हम जानते हैं कि प्रॉफिट जब चेंज हो रहा है तो ये मार्जिनल प्रॉफिट है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट को हम इक्वल कह रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट जीरो होता है, ठीक है? तो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन क्वांटिटी जो है हम उसको जीरो के इक्वल लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल रेवेन्यू 1 मार्जिनल रेवेन्यू 2 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो तो पीछे जब हमने बात की थी मल्टीपल यूनिट्स की, तो वहाँ भी सेम इशू था कि एक ही प्रोडक्ट आप कई यूनिट्स में बनाए तो उसकी कॉस्ट सेम होती है, लेकिन सम टाइम जो है उनकी क्वांटिटी या क्वांटिटी सेल जो है वो डिफर कर सकती है, ठीक है जी? तो यहाँ भी सेम वही मेथड्स हैं, वही चीज़ें हैं, उसी लिहाज से उसको उनको कैलकुलेट किया हुआ है. नेक्स्ट आते हैं जी हम, no sales to smaller market. Even if third degree price discrimination is feasible, it doesn't always pay to sell to both groups of consumers if marginal cost is rising. जी हाँ, मार्जिनल कॉस्ट जब राइज करती है, लाजमी नहीं हम दोनों ग्रुप्स को सेल करें, हम किसी ग्रुप को सेट असाइड भी कर सकते हैं. ग्रुप वन विद डिमांड वन एंड आर नॉट विलिंग टू पे एनफ फॉर गुड टू मेक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल. जी, हम ग्रुप वन को सेल कर रहे हैं और हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली हमें प्राइस बढ़ानी है, लेकिन ग्रुप वन जो है वो विलिंग नहीं है ज़्यादा पे करने के लिए, तो हो सकता है कि हम वहाँ से प्रॉफिट अर्न ना करें. फिर द प्राइस दोज कंज्यूमर्स हु आर मोर प्राइस इलास्टिक विल टेंड टू यूज कूपन रिबेट मोर ऑफन. अच्छा, ये अब काम की बात करते हैं जी. प्राइसिंग इज मार्केट पावर, हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू है. हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एयरलाइन फेयर्स. एक एग्जांपल ले रहा है वो. Differences in elasticities imply that some customers will pay a higher fare than others. Business travelers have few choices and their demand is less elastic. Casual travelers have choices and are more price sensitive. जी देख लें जी. एयरलाइंस में भी दो तरह की उसने ऑप्शंस बता दी. एक जी हमारे पास फर्स्ट क्लास है, एक इकॉनमी क्लास है, ठीक है? फर्स्ट क्लास बेसिकली बिजनेस क्लास होती है, लेकिन उनके पास चॉइसेस कम होती हैं, उनके पास चीज़ सिलेक्शन की. लेकिन जो इकॉनमी क्लास है उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं. तो जो इकॉनमी क्लास है वो मोर प्राइस सेंसिटिव और मोर इलास्टिक है, जबकि जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनके पास चॉइसेस कम है तो वो लेस इलास्टिक होते हैं. अब यहाँ पे देखें नीचे उसने कुछ प्राइस के बारे से बताया कि इलास्टिसिटी बता रहा है. जो फर्स्ट क्लास है उनकी प्राइस की इलास्टिसिटी -0.3 है और इनकम इलास्टिसिटी 1.2 है. जो इकॉनमी क्लास है उनकी इलास्टिसिटी -0.4 है, उससे भी कम है. इनकम इलास्टिसिटी दोनों की सेम है. नेक्स्ट हमारे पास इंटर, अच्छा खैर चलें, एग्जांपल्स हैं इन पे टाइम. हाँ, पीक लोड प्राइसिंग. पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है? डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स मे पीक एट पर्टिकुलर टाइम्स. कुछ प्रोडक्ट की टाइम्स डिमांड जो है वो कुछ टाइम बाद पीक में चली जाती है, और ये पीक जो है वो उसकी प्राइस बढ़ने का भी बायस बन जाता है सम टाइम, ठीक है? रशी और स्टैफी का भी देखें. इसकी मैं जब वापटा की बार बार मिसाल ले रहे हैं तो यहाँ भी वापटा की मिसाल ले लेते हैं. वापटा है 24 आवर्स में चार चार घंटे ऐसे हैं जिनको पीक आवर्स का नाम दिया हुआ है. उसमें ये है कि आज का जो ये अगस्त का स्टार्टिंग है, 6 अगस्त को मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ठीक है, आप स्क्रीन देखेंगे, आपको स्क्रीन पे भी डेट मिल जाएगी। ठीक है, 6 अगस्त को ये लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो इससे आज का जो पीक आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है वो 7 to 11 है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो टाइम है रात का, ये पीक आवर्स है। इनमें यूनिट का रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रशिया आवर्स हैं, प्राइसेस ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें, आजकल वो है 2 अगस्त का महीना है तो 14 अगस्त आ रही है। तो 14 अगस्त का जो सामान है उसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लोग परचेज कर रहे हैं, तो उनकी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हाई लोग डिमांड कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर 14 अगस्त के बाद, अगर 14 अगस्त वाले दिन या उससे अगले दिन वही चीज़ आप उनसे परचेज करें तो वो कोशिश करेंगे कि आप कॉस्ट रिकवर कर दें। जो चीज़ वो आम दिनों में 200 रुपये की बेच रहे हैं वो बाद में आपको 400 रुपये की भी दे देंगे। ठीक है, हो सकता है 50 रुपये में भी कुछ बचा रहे हो। तो क्या होता है कि क्यों? क्योंकि टाइम उनकी परचेजिंग और सेलिंग का पीक टाइम है, तो पीक टाइम पे प्राइसेस ज़्यादा चार्ज की जा रही होती हैं। अब देखें आप यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू तो वो चलो बिलो है, एवरेज रेवेन्यू हमेशा नीचे होता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू का जो वो कहाँ पे जा रहा है, आप ये देखें। और मार्जिनल कॉस्ट का कैसे राइज कर रहा है, कितनी रैपिडली। ठीक है, तो यही एक बात है कि जब पीक आवर्स आते हैं, जब पीक टाइम है, पीक लोड है, तो प्राइसेस, मार्जिनल कॉस्ट, हर चीज इंक्रीज कर जाती है। हाउ टू प्राइस अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, खैर चलें, टू पार्ट ऑफ। नेक्स्ट आते हैं जी, हम काम की बात पे आएंगे जी। जी हमारे पास है बंडलिंग। बंडल क्या होता है? बंडलिंग इज पैकेजिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स टू गेन अ प्राइस एडवांटेज। बंडलिंग होता है कि हम जब एक पैकेज, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स का एक बंडल बनाते हैं। ठीक है, प्राइस एडवांटेज गेन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ा ध्यान में रखिएगा कि जब बंडल बनाए जाते हैं तो बंडल के अंदर हमारे यहाँ पे प्राइस एडवांटेज नहीं होता, बल्कि वो प्राइस लॉस होता है अक्सर बार। ठीक है, हम लोग खुशी से बंडल परचेज करते हैं कि जी हमें कोई डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता, वाकई डिस्काउंट होता है। देखिए जी, कुछ प्रोडक्ट के अगर बंडल बनाए जाते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ कि मैंने बच्चे के लिए कुछ शैम्पू परचेज करना है, एक लोशन परचेज करना है। ठीक है, तो कोई बेबी ऑयल भी साथ ले लेता हूँ मैं, या मैंने एक सोप साथ लेना है। अब ये 3 या 4 चीज़ें चाहिए, लेकिन जब मैं बंडल देखता हूँ तो बंडल में 7-8 चीज़ें हैं। वो जो बाकी 3 या 4 चीज़ें हैं वो मेरे लिए, मेरे काम की नहीं है, लेकिन जब उनकी प्राइस में कैलकुलेट करता हूँ तो वो प्राइस हो सकता है चारों की या 8 चीज़ों को मिला के 3000 बन रही हो, लेकिन वो बंडल मुझे 2500 या 2600 का मिल रहा हो। लेकिन ये गौर करें कि मैं अलहदा 4 चीज़ें लेता तो वो मुझे हो सकता है 1500-1600 की मिलती। अब वो 2600 पे करने के लिए तैयार हूँ उस बंडल के हवाले से, हालाँकि मैं इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा कि मैं ₹1000 उनको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। अगर मैं चीज़ें सेपरेटली लूँ, मुझे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है, वो नहीं मैं परचेज़ करूँगा, लेकिन वो अपनी बेकार चीज़ें भी बेच रहे हैं, प्राइस भी लो शो करवा रहे हैं और हमें मेंटली ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर। जी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बंडल्स का क्या फ़ायदा है? कंडीशन है नेसेसिटी फॉर बंडलिंग। हेटेरोजेनियस कस्टमर्स, कस्टमर हेटेरोजेनियस हों, इवन प्रोडक्ट्स भी हेटेरोजेनियस हों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल ना हो कि जब वो फिक्स प्राइस, प्रिंटेड प्राइस है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं आप कर पाएँगे। डिमांड मस्ट बी नेगेटिवली कोरिलेटेड। डिमांड जो है वो जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जी, वो एग्ज़ाम्पल ले रहा है जी, लीजिंग मूवी एक्स और मूवी वाई। वो चलें अब एग्ज़ाम्पल तो उसमें क्या है, द रिज़र्वेशन प्राइस ऑफ ईच थिएटर एंड मूवी आर, थिएटर ए मूवी एक्स 12,000, मूवी वाई 3,000। थिएटर बी मूवी एक्स के लिए कम पे करेगा, मूवी वाई के लिए ज़्यादा पे करेगा। तो ये अपने लिहाज से उनके एक बंडल है। रेंटिंग द मूवी सेपरेटली वुड result in each theater paying the lowest reservation price for each movie. Maximum price 10,000, maximum price 3,000, total revenue 26,000, यानी कि डबल हो गया। If the movies are bundled, theater A will pay 15,000 and theater B will pay 14,000। जी, अगर हम बंडल बनाए तो थिएटर ए 15,000 पे करने के लिए रेडी है और थिएटर बी जो 14,000। If each were charged with lower of two prices, the revenue will be 28,000। अगर दोनों को लोअर प्राइसेस पे हम लाएँ तो 14,000 का कम प्राइस है, तो दोनों को 14,000 ही कंसीडर कर लें तो 28,000 का हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है जी। बंडलिंग सिनेरियो टू डिफरेंट गुड्स एंड मैनी कंज्यूमर्स। Many consumers with different reservation price combinations for two goods.
काम की बात पे आते हैं। जी नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ बंडलिंग में मिक्स बंडलिंग है और प्योर बंडलिंग है। इनकी मिक्स बंडलिंग होता है सेलिंग बोथ एज ए बंडल एंड सेपरेटली। मिक्स बंडलिंग ये है कि आप सेपरेटली भी चीज बेच रहे हैं और बंडल में बेच रहे हैं। प्योर बंडलिंग क्या है, सेलिंग ओनली अ पैकेज। जी प्योर बंडलिंग में सेलिंग पैकेज में सेल होगा, आप उसको सेपरेटली सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अक्सर औकात कहा जाता है कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं जनाब ये चीज़ इसके साथ ही है, ये सेपरेटली आपको नहीं मिलेगी। जी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा चलें, बात तो मैंने समझा दी। आगे वो एक मिसाल ले रहा है, बंडलिंग एग्जांपल वो ये लेते हैं। सेल सेपरेटली कंज्यूमर बी सी एंड डी बाय वन एंड ए बायस टू। ठीक है, बी सी डी बाय वन कर रहे हैं और ए जो है वो बाय टू कर रहा है। प्योर बंडलिंग क्या है, कंज्यूमर ए बी सी डी बाय द बंडल। मिक्स बंडलिंग में कंज्यूमर डी बाय वन, ए बाय टू एंड बी सी बाय द बंडल। अब ये तीन तरह की बंडलिंग एग्जांपल्स हो गई। ठीक है, मैं वही आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेपरेटली आप परचेज कर सकते हैं, आप सेपरेट बंडल भी परचेज करते हैं, सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, और प्योर बंडलिंग में सिर्फ बंडल ही परचेज करेंगे। ठीक है जी। सेल सेपरेटली में प्राइस 150 है, प्राइस 290 है, और प्रॉफिट जो है वो 150 का हो गया। प्योर बंडलिंग में सिर्फ बंडल बेच रहे हैं, प्राइस ऑफ बंडल 100 है, तो $200 प्रॉफिट आ गया हमारा। मिक्स बंडलिंग में हम सेपरेट भी बेच रहे हैं, बंडल भी बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। मिक्स बंडलिंग में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है वो मिक्स बंडलिंग की दी थी, जिसमें मैंने बेबी आइटम्स की बात की। नेक्स्ट आ जाएंगे बंडलिंग प्राइसिंग प्रैक्टिस। जी नेक्स्ट एग्जाम एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल वो ले रहा है। जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 38 तक हम आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चारों लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।